उपस्थित सभी अधिकारीगण तथा जिलेगढ़ से आए हुए सभी शिक्षक बंधुओं की, व्यक्ति वैसा ही होता है जैसी उसे शिक्षा प्राप्त होती है। समाज वैसा ही होता है जैसी उस देश की, उस समाज की शिक्षा होती है। देश वैसा ही होता है जैसी शिक्षा व्यवस्था उस देश में होती है, और शिक्षा वैसी होती है जैसा शिक्षक होता है। इसलिए व्यक्ति जीवन का, समाज जीवन का या राष्ट्र जीवन का आधार शिक्षकों के ऊपर होता है। शिक्षक चाहे माने या न माने, शिक्षक चाहे इस कथन का स्वीकार करे या न करे, लोग भी चाहे माने या न माने, होता तो यही है कि जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा, और जैसी शिक्षा वैसा समाज, वैसा देश। यदि देश संकटग्रस्त है तो उसका दायित्व भी शिक्षक का होता है। यदि देश समृद्ध है तो उसका श्रेय भी शिक्षक का ही होता है। यदि देश सुसंस्कृत है तो उसका श्रेय भी शिक्षक का होता है, और यदि देश असंस्कृत प्रजाजन का होता है तो उसका दायित्व भी शिक्षक का ही होता है। ये तो ऐसा नियम है कि पानी है तो वो तो बहेगा, अग्नि है तो वो तो जलाएगी। जैसे उसका यह स्वभाव है, वैसे ही शिक्षक और शिक्षा, और शिक्षा और समाज का स्वाभाविक संबंध है। इस कथन को ध्यान में रखकर हम आज का यह स्वाध्याय सत्र चलाएंगे। अभी आपने ने कहा कि शिक्षक को स्वाध्याय करना चाहिए। आज हमें स्वाध्याय करने वाले शिक्षक 4 प्रकार के होते हैं। ये अच्छे शिक्षकों की ही बात है। जो शिक्षक ही नहीं होते या आधे अधूरे शिक्षक होते हैं, या जो विवशता से मजबूरी में शिक्षक होते हैं, या इसको और कुछ करने को नहीं मिला इसलिए शिक्षक बनते हैं, उन शिक्षकों की बात नहीं है। जो अच्छे शिक्षक होते हैं उनकी बात है। उनके 4 प्रकार होते हैं। एक होते हैं विषय के शिक्षक। कोई गणित का शिक्षक होता है, कोई भाषा का, कोई विज्ञान का, कोई इतिहास का, आदि विभिन्न विषय के शिक्षक होते हैं। हम लोग भी अपने आप को किसी न किसी विषय के साथ जोड़ते हैं। ये कैसे होते हैं? इनको अपना विषय प्रिय लगता है, इनको अपना विषय आता है, इनको अपने विषय में अधिक अध्ययन करना, शोध करना, लिखना आदि सब पसंद है। इनको लगता है कि मेरा विषय छात्रों को अच्छी तरह से आए, इसलिए वह नई नई पद्धतियां, युक्तियां भी खोज निकालता है और अपने छात्रों को अपना विषय अच्छी तरह से पढ़ाता है। और छात्रों की शिक्षक होने में क्या अंतर है? अपने छात्र को जो प्रेम करता है वह छात्र का शिक्षक होता है। अपने छात्र का भला चाहता है और उसका भला हो, इसके लिए जो हर संभव प्रयास करता है वह छात्र का शिक्षक है। अपने छात्र के गुण दोष जानता है, अपने छात्र की क्षमताएं जानता है, रुचि जानता है, किस विषय में किस मार्ग पर वो आगे बढ़ेगा यह जानता है, उसको बताता भी है और उस विषय पर आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करता है, उसकी सहायता करता है। वह छात्र का शिक्षक होता है। मेरा छात्र किस परिवेश से आता है, किस घर का है, उसके घर की क्या समस्याएं हैं अथवा क्या अनुकूलताएं हैं वो जानता है, और यदि विपरीत अवस्था है तो उसे दूर करने में सहायता करता है। वह तो छात्रों का शिक्षक है।
मेरे छात्र तेजस्वी हो, उनका अध्ययन बहुत अच्छी तरह से चले, उनका जीवन बहुत अच्छा हो, उनका मार्ग कल्याण के प्रति प्रशस्त हो, ऐसी जिसकी कामना होती है और ऐसे जिसके प्रयास भी होते हैं, अपने आप को जो छात्रों के साथ जोड़ता है वह छात्रों का शिक्षक होता है। भारतीय शिक्षा शास्त्र में कहा है कि विद्यार्थी शिक्षक का मानस पुत्र होता है। मानस पुत्र होता है का अर्थ है कि अपना सगा पुत्र जितना प्रिय होता है उससे भी अधिक प्रिय विद्यार्थी होता है, और ऐसा विद्यार्थी अपने से सवाया बने ऐसी जिसकी कामना होती है वह छात्र का शिक्षक होता है। तीसरा शिक्षक का प्रकार है शिक्षक राष्ट्रीय होता है। राष्ट्रीय होता है का अर्थ क्या? मैं जो पढ़ा रहा हूं, राष्ट्रीय शिक्षक क्या सोचता है और क्या करता है। मैं 7वीं में पढ़ती थी तो इतिहास की पुस्तक में एक पाठ आर्यों का भारत में आगमन ऐसे शिक्षक वाला था, और इधर प्रारंभ में ही एक चित्र था भारत के ईशान कोने से वायव्य कोने से घोड़े पर बैठकर ऐसे ऊंचे पे ऐसे लोग आ रहे हैं, ये आर्य है। और कहा गया, उसमें लिखा गया आर्य बाहर से भारत में आए हैं, और फिर वे सप्त सिंधु के प्रदेश में आए, फिर वहां से गंगा जमुना प्रदेश में आए, फिर वहां जो मूल द्रविड़ लोग रहते थे उनको उन्होंने दक्षिण में खदेड़ दिया और फिर उत्तर भारत में वो बस गए। अब ऐतिहासिक दृष्टि से देखो, तथ्य की दृष्टि से देखो तो यह तो सरासर गलत सिद्धांत है, ये सही नहीं है। परंतु वर्षों तक मेरे बाद 2 पीढ़ियां पढ़ गई तो भी ऐसा ही सिखाया जाता है, ऐसा ही सिखाया जाता रहा है। इतिहास विषय में अनेक अनुसंधान हुए, आज विश्व के सभी इतिहासविदों ने इसको मान्यता दी है कि आर्य बाहर से भारत में नहीं आए हैं, भारत से विश्व भर में गए हैं, यह इतिहास सत्य है। लेकिन हम क्या सिखाएंगे? आर्य बाहर से आए। इसका अर्थ है कि भारत तो पिछड़ा है, परंतु आर्य बाहर से आए और फिर वह सुसंस्कृत बनने गए। यदि गलत पढ़ाना मुझे मान्य नहीं है तो मैं राष्ट्रीय शिक्षक हूँ, बाकी हाथ में ले लिया वही पढ़ाऊंगा, मुझे क्या लेना देना, क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, क्या सही है क्या गलत है। अगर पाठ्य पुस्तक में लिखा है वही मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा मानने वाला, ऐसा करने वाला राष्ट्रीय शिक्षक नहीं। ये कितनी घातक और संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीयता से विपरीत बातें हैं। इसका एक उदाहरण और है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है 2020 की। इसी प्रकार से 1986 में भी नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इतने वर्षों में वो पुरानी हो गई, इसलिए फिर से नई शिक्षा नीति आई। उस समय सरकार, केंद्र सरकार की ओर से कुछ निर्देश दिए गए थे। निर्देश क्या थे? भारत में कितने विविध प्रकार की जातियां, विविध प्रकार के संप्रदाय, विविध प्रकार के लोग
रहते हैं, उन सब में कम्युनल हार्मनी माने सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस दृष्टि से हमें इतिहास और भाषा पढ़ानी चाहिए और ऐसे ऐसे तथ्य नहीं देने चाहिए जो सांप्रदायिक सद्भाव को हानि पहुंचाए। ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को हानि न पहुंचे। अब इसका क्या उदाहरण था? एक उदाहरण था, देखो मुगल मराठों के इतिहास में शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, है बहुत प्रसिद्ध घटना है, हर इतिहास की पुस्तक में ये तो आता ही है, परंतु इस रूप में इसको प्रस्तुत नहीं करना। इसको प्रस्तुत कैसे करना? तो बीजापुर के सुल्तान के दरबार में अफजल खान एक सरदार था और शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज भी एक सरदार थे, दोनों में मित्रता थी, इसलिए अफजल खान का शिवाजी महाराज पर बहुत प्रेम था, स्नेह था, इसलिए वो मिलने के लिए आ रहा था और शिवाजी महाराज को भी अपने चाचा के प्रति जैसा आदर होता है वैसा आदर था, इसलिए दोनों जब मिले ऐसा भेंट करते तो अफजल खान को इतना हर्ष हुआ कि वो हार्ट अटैक से मर गया। ऐसा पढ़ाना ये सांप्रदायिक तनाव कम करने के लिए, सद्भाव बढ़ाने के लिए वो पदार्थ है, इसलिए ऐसा पढ़ाओ। ऐसे तो असंख्य निर्देश थे, भाषा में कैसे पाठ होना, भाषा की पुस्तक में, समाज शास्त्र में कैसे पाठ होना, भूगोल में कैसे होना, अर्थशास्त्र में कैसे होना, ये सारी बातें निर्देश के रूप में आई थी, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुई थी। मेरा मुद्दा अफजल खान और शिवाजी का नहीं है, मेरा मुद्दा दूसरा है। मैं उस समय मेरे स्थान से, मेरे कॉलेज का स्थान 60 किलोमीटर दूर था, मैं अप डाउन करती थी, तो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एक बार ट्रेन लेट हुई, इसलिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे साथ बीएड करने वाले कुछ होने वाले शिक्षक भी होते थे हमेशा। मैंने उनको इसका वर्णन करके कहा कि देखो अब आपको ऐसा पढ़ाना होगा। उन्होंने क्या कहा, तो हम क्या करें, पुस्तक में यदि ऐसा लिखा होगा तो हम ऐसा पढ़ाएंगे, अगर वैसा लिखा होगा तो वैसा पढ़ लेंगे। राष्ट्रीयता के प्रति जिनका सरोकार नहीं है, ऐसे शिक्षकों को कुछ लेना देना नहीं होता कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति के विपरीत पढ़ा रहे हैं, हमारी राष्ट्रीयता के विपरीत पढ़ा रहे हैं या उसके अनुकूल पढ़ा रहे हैं। ये जो नहीं जानता, नहीं मानता और उसके अनुसार नहीं करता, वो राष्ट्रीय शिक्षक नहीं होता है। राष्ट्रीयता को हानि होने वाला हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, इसके विषय में जो सजग है और उसके प्रति सरोकार है, वो तो राष्ट्रीय शिक्षक होता है। और चौथे होते हैं वेतन के शिक्षक। वेतन बढ़े इसलिए पीएचडी करते हैं, इंक्रीमेंट बढ़े इसलिए लेख लिखते हैं, सेमिनार में जाते हैं, इस वर्ग में भाग लेते हैं, उस वर्ग में भाग लेते हैं, ये तो वेतन के शिक्षक होते हैं। शिक्षकों का वेतन कम नहीं होना चाहिए, अधिक ही होना चाहिए, सम्मानजनक ही होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु वेतन बढ़ेगा इसलिए मैं आगे पढ़ूंगा, नहीं तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मानने वाले केवल वेतन के शिक्षक होते हैं। मैंने ये जो 4 प्रकार के शिक्षक बताए, उसमें सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे वेतन भोगी शिक्षक है, वेतन वाले शिक्षक है।
सबसे ऊपर राष्ट्रीय शिक्षक है। जो राष्ट्रीय शिक्षक है वो छात्रों का होता ही है, छात्रों का है वो विषय का होता ही है, परंतु केवल विषय का होता है, वो छात्रों का हो वह आवश्यक नहीं है। छात्रों का होता है वो राष्ट्रीय हो यह आवश्यक नहीं है। हमने जो पहला वाक्य कहा था कि देश वैसा ही होता है जैसे उस देश के शिक्षक होते हैं, इसका सीधा संबंध शिक्षकों को राष्ट्रीय होना चाहिए इसके साथ है। बाकी के तो वो अपने आप हो जाएंगे राष्ट्रीय होंगे तो, परंतु बाकी होने से राष्ट्रीय नहीं होते। अब इसका संबंध किससे है? आज हमारे देश की स्थिति कैसी है? भारतीय लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने वर्ष हो गए तो भी अभी भी अपने आप को बहुत नीचा मानते हैं। हमें हिंदी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती है, इसमें गौरव नहीं है। हिंदी नहीं भी आती है अच्छी तो उसका उसकी कोई गिलानी भी नहीं है। हिंदी बोलते बोलते दो अंग्रेजी शब्द तो बीच में आ ही जाते हैं, ये हमको स्वाभाविक लगता है। अंग्रेजी बोलना ये हमें अधिक गौरवपूर्ण लगता है और अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में भेजना हमें प्रगति की निशानी लगती है। क्यों? अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी का बोलबाला इतना है क्योंकि सरकार दरबार में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, समाज में इसकी प्रतिष्ठा है। समाज में प्रतिष्ठा बनाई किसने? समाज में प्रतिष्ठा तो हमने बनाई। अपनी भाषा का गौरव छोड़कर हम अंग्रेजी भाषा को महान मानते हैं, सुपीरियर माने श्रेष्ठ मानते हैं। वह क्या है? आत्मविस्मृति, हीनता बोध। हम नीचे हैं। ये यूरोप श्रेष्ठ है, अमेरिका श्रेष्ठ है और भारत नीचा है। ऐसी जो ग्रंथि हमारे हृदय में है, मन में है, वह हमारा राष्ट्रीय रोग है। हम सबसे श्रेष्ठ इतिहास में रहे हैं, चाहे समृद्धि का क्षेत्र हो, समृद्धि निर्माण करने वाला व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, उद्योग में गुणवत्ता की बात हो, व्यापार में विश्व व्यापार की बात हो और विश्व भर से समृद्धि भारत में लाने का क्षेत्र हो, कला कारीगरी में उत्कृष्टता हो, गुणवत्ता हो, सभी क्षेत्रों में हम विश्व में नंबर 1 रहे हैं। आज भी हमारी समृद्धि हमारे कारीगरों के हाथ की कुशलता में और निर्माणक्षम बुद्धि में है। और पंच महाभूतों का माने पृथ्वी, मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि माने तापमान और आकाश, इसके कारण से भारत समृद्ध है। वो तो कहीं गया नहीं है, तो भी हम मानते हैं कि हम तो बेचारे, हम तो गरीब, क्योंकि हम जरा शांत है, आप शांत रहेंगे तो संपत्ति के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में हम श्रेष्ठ रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में हम श्रेष्ठ रहे हैं, चिरंजीविता में हम सबसे दीर्घ आयु वाले हैं, तो भी हम अपने आप को कम मानते हैं। क्यों कम मानते हैं? हमारा हीनता बोध, उसके कारण से कम मानते हैं। इसका एक कारण है भारत बोध का अभाव। हम भारत को जानते ही नहीं हैं। हम अपने बारे में इतने अनभिज्ञ हैं, इतने अपरिचित हैं कि हमको लगता है श्रेष्ठता तो उधर ही है। तो पहली बात है, शिक्षकों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम भारत को जाने।
भारत की समृद्धि, भारत की कला कारीगरी, भारत का पराक्रमी इतिहास, भारत की श्रेष्ठता, भारत का ज्ञान विज्ञान, ये सब हम जाने। संकट ये है कि भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान व्यवस्था, ऐसा एक विषय तो लाया है, परंतु ये भारतीय ज्ञान संपदा क्या है इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो फिर जानने का तरीका क्या है? हमारे पाठ्यक्रमों में तो वह है नहीं, हमारे पाठ्य पुस्तकों में तो वह है नहीं, हम कॉलेज में पढ़कर आए उसमें ये पढ़ा नहीं है। तो फिर क्या करना? एकमात्र उपाय है स्वाध्याय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और IKS, भारतीय ज्ञान व्यवस्था, तभी यशस्वी होगा जब हम स्वाध्याय करेंगे और भारत को जानेंगे। भारत की प्रतिभा, भारत की ज्ञान संपदा, भारत के व्यवहार में ज्ञान के आधार पर बनी हुई व्यवस्थाएं, फिर वह विज्ञान हो, तंत्रज्ञान हो, माने साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स में भी व्यापार हो, उद्योग हो, कुटुंब व्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में भारत की जो उपलब्धि रही है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। स्वाध्याय करके इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए और हमारे छात्रों के लिए वह उपलब्ध करानी चाहिए। अब ये विपरीत बात तो है कि हमारे पास ऐसा है नहीं, परंतु हमारे पास नहीं है इसका अर्थ यह है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं है, ग्रंथालयों में तो है। तो ग्रंथालयों से ऐसे पुस्तकों का चयन करके उसमें से पाठ निर्माण करना। अब सरकारी पाठ्य पुस्तक मंडल को उसमें IKS का आग्रह रखा भी जाए तो जो पाठ्य पुस्तक निर्माण करने वाले हैं जो हमारे देश में कोई होंगे ही, उनको इसकी खोज करनी चाहिए, उनको उनके पास ये होना चाहिए, तभी पाठ्य पुस्तकों में यह आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि और कोई तो हमारे पाठ्य पुस्तकों में डाल कर देगा तब हमारे हाथ में जो आएगा वो हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए पहला मुद्दा है भारत को जानो, अर्थात भारत के बारे में जो सही जानकारी है, गप्पे नहीं, सही काल्पनिक नहीं, डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ है, दस्तावेजी रूप से जो सही है वह हमारे पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए। भारतीयता होना माने भारतीय नीति मूल्य, भारतीय जीवन मूल्य उसमें होना चाहिए। हम छोटे थे, एक पाठ आता था, कहानी नुमा पाठ कि एक ग्वालिन थी, गांव से नगर में दूध बेचने के लिए जाती थी। रास्ते में एक छोटी सी नदी आती थी, माने चलकर पार करने वाली, तो रोज उसे पार करके जाती थी। एक दिन उसके मन में खराब विचार आया, क्या दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया तो क्या हानि है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा और मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो उसने दूध में थोड़ा पानी मिलाया, ग्राहकों को इसका पता नहीं चला तो उसको अधिक पैसा मिला। वापस आते समय वो तो खुश होते आ रहे थे, अरे वाह मुझे ज्यादा पैसा मिला है, लेकिन नदी में उसके हाथ से वो पैसे वाली थैली वो पानी में गिर गई तो उसने फिर से निकालने का प्रयास किया, परंतु उसमें कुछ सिक्के नदी में चले गए, उसे मिले नहीं। उसने गिना तो वे दूध का जो मूल्य था उतने रहे,
उसने कहा दूध के दूध में, पानी के पानी में। ये जीवन मूल्य भारत का है। परंतु 960 ग्राम्स when packed, जब खोलेंगे तब नहीं, जब पैक किया गया तब 960 ग्राम था। मूल्य तो 1000 ग्राम का था, लेकिन हमने कुछ दिन के बाद खोला तो 900 ग्राम था। ये कौन सा शास्त्र है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का शास्त्र जो आज हम पढ़ा रहे हैं। दूध के तो दूध में नहीं रहते, पानी के भी दूध में ही आ जाते हैं और हम कहते हैं बहुत चतुर है। ये व्यापार तो ऐसे ही होता है, ऐसा हम सिखाते हैं। कौन से आर्थिक मूल्य हम सिखाते हैं? पैकेज वाला एक किसी को मिठाई का बॉक्स हमने भेज किया, उसमें 12 लड्डू है। ये 12 लड्डू 12 खानों में है, तो बॉक्स तो इतना बड़ा है। लड्डू अगर इकट्ठे करके डिब्बे में डाल दिए तो इतनी डब्बे में समाने वाले। वो कत्ते का बॉक्स, उसके ऊपर अंदर जो खाने वाला बॉक्स, उसके ऊपर जो चमकीला कागज बेसन करते हैं वह कागज, उसके ऊपर हम बांधते हैं वो टेप और उसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं स्प्रे भेज करके। कितने पैसे लड्डू के और कितने पैसे बॉक्स के। हिसाब कभी भी सिखाते हैं क्या? हिसाब नहीं सिखाते। तो ये फेंकने वाले पैसे, हाथ में रुपये के नोट लेकर कहो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के, और कहो कि फाड़ कर फेंक दो, तो अभी तो हम कहेंगे क्या पागल बने, पैसे पे नोट फाड़ कर फेंकते हैं क्या? कभी नहीं। उसी पैसे से बॉक्स खरीदो और फिर लड्डू उसमें से निकालकर उस बॉक्स को कचरा टोकरी में डाल दो। 30 रुपये हमने फाड़ कर फेंक दिए। कमाई करना तो सिखाते नहीं, लेकिन पैसा व्यर्थ खर्च करना तो समाज सिखाता है, देखा देखी सिखाती है। तो बाल आयु में व्यर्थ खर्च नहीं करना ये आर्थिक मूल्य नहीं है, ये नीति मूल्य है, समृद्धि के उपाय है। हम नहीं सिखाते, संयम करना नहीं सिखाते। तो संयम तो अध्ययन करने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसा मूल्य है। एक छोटी सी घटना सुनाकर मैं आगे बढ़ूंगी और जल्दी ही पूर्ण भी करूंगी। 8-10 वर्ष की बालिका एक घर में रूठ गई। क्यों? वहां ने लौकी की सब्जी बनाई थी। लौकी की सब्जी तो नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा अरे अच्छी है, लौकी की सब्जी खाने से बुद्धि आती है, देखो खा कर नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। अरे खा लो, चलो शाम को आलू की बनाए, नहीं खाऊंगी कहा ना, तो उठ कर बैठ गई। पिताजी ने सुना और देखा कि कोई कोने में जाकर उठ कर बैठा है। सब लोगों ने भोजन कर लिया, सब भूल गए कि कोई कोने में जाकर उठ कर बैठा है। 2 घंटे हुए तो लौकी की सब्जी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी, और शाम 4 घंटे होते होते तो लौकी की क्या रोटी भी नहीं चाहिए खाने, लौकी की सब्जी भी तो भी खाऊंगी और करेले की भी खाऊंगी। खाना सिखाना, स्वाद संयम सिखाना, ये भारतीय जीवन मूल्य है। क्या हम ये सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। तो जो भारत को जानो, इसमें जैसे आर्थिक समृद्धि आती है उसी प्रकार से नीति मूल्य, संस्कृति के मूल्य ये भी आता है, ये भी आता है। तो ये हमारे पाठ्यक्रमों का हिस्सा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे हम भारत को जानते हैं
और दूसरा है भारत को मानो। हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारे मनीषी लोग और हमारा इतिहास, हमारा अपना अनुभव कहता है दुर्लभम भारते जन्म, भारत में जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए होंगे तभी इस बार हमें भारत में जन्म प्राप्त हुआ है। क्या ऐसी भावना भारत के लोगों में आज है? नहीं है तो इसका स्रोत कक्षा पक्षोनी है। वहां से ये गंगा निकलती ही नहीं है जहाँ भारतीय होने का गर्व और गौरव दोनों ही हो। हमें लगता है हम तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार बंदरों से आए थे। नहीं, भारत कहता है वयम अमृतस्य पुत्राः, हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या करके जगत का हित किया। हमारे यहाँ दधीची मुनि हुए जिन्होंने वृत्रासुर के संकट से जगत को बचाने के लिए अपनी अस्थियां प्रदान की। जो तपस्या करके समस्त जगत का कल्याण करने की भावना करते, ऐसे हमारे पूर्वज हैं। क्या हमें इसका स्मरण है? क्या हमें इसका गौरव है? क्या हमें इसका गर्व है? और क्या हम उनका नाम रोशन करने वाले बनना चाहेंगे? क्या हमारे छात्र ऐसा बने, ऐसी हमारी कामना होगी? भारत को मानो। आज भी भारत विश्व गुरु बन सकता है जैसा पहले था, लेकिन विश्व गुरु बनना ये भारत की घोषणा नहीं होनी चाहिए, न कभी थी। विश्व को संकटों से बचाने वाली ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता, ऐसा ज्ञान भारत के पास था, ऐसा समर्थ भारत के पास था कि विश्व के सभी लोग कहते थे कि हमको अच्छा जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, तो भारत से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा, भारत से ज्ञान प्राप्त करना होगा। आज भी यही स्थिति है। विश्व तो संकटों से घिरा है, परंतु विश्व के पास संकटों से मुक्त होने का मार्ग नहीं है। और विश्व उत्सुकता से भारत की ओर देखता है कि इनसे हमें ज्ञान मिले, इससे हमें मार्गदर्शन मिले, परंतु भारत कहता है नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। इसलिए भारत को मानो और भारतीय बनो। भारतीय बनो, जानेंगे, मानेंगे तो अपने आप भारतीय बनेंगे। तो भारत के लोग भारतीय बने, ये उनके अपने लिए तो आवश्यक है, क्योंकि सुसंस्कृत और समृद्ध जीवन हमको जीना है। परंतु विश्व की भी यह आवश्यकता है। विश्व को यदि सुखी होना है, समृद्ध होना है, शांतता पूर्ण जीवन जीना है, इसलिए कोई हमें नहीं कहेगा। वह हमारा स्वघोषित, स्वनियोजित, स्वनिश्चित ऐसा दायित्व हम जिस दिन मानने लगेंगे, उस दिन भारत बनेगा ज्ञानी, सुसंस्कृत, समृद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जगत को संकटों से उबारने वाला। ऐसी हमारी क्षमता अंदर है। अंदर की इस क्षमता को हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। ऐसी क्षमता हम सब में विकसित हो, प्रकट हो, ऐसी शक्ति, वृत्ति, बुद्धि परमात्मा हमें दे। ऐसी सबकी ओर से परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दे रही हूँ। सबको नमस्कार।